हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है और ये आप जो पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं कि ये वो प्रश्न है जो एस्टेट या आल टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। यानी जितने भी ये प्रश्न हैं सभी गत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न है, चाहे वो टीजीटी में आए हैं या पीजीटी में आए हुए हैं। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले मैंने लगभग 6 से 7 क्लास डाल दी हैं, जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखना। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। और कुछ अभ्यर्थी को मैसेज आता है कि मैम ये पीडीएफ भेज दो। देखो भाई, मैंने 1000 प्रश्नों की ये संपूर्ण पीडीएफ नहीं बनाई है। 1-2 दिन में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन में ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसमें कुछ उत्तर ऐसे हैं जो मुझे डाउट में लगते हैं, उनको मैं ठीक करके भेज दूंगी। मुझे अपने पास रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सबको देना चाहती हूँ ये। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे 1000 प्रश्न आप अवश्य करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें आपको होने वाला है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, बस पीडीएफ के पैसे मिल रहे हैं। और पीडीएफ आपकी मर्जी पर डिपेंड है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं लेना चाहो तो निःशुल्क पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने 370 प्रश्न करवा दिए हैं। आज हमारा प्रश्न है 371वां। श्रावकाचार दोहों की संख्या है। तो ये आप जब हर एक प्रश्न को देखोगे तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि वास्तव में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपने और भी परीक्षाएं दी होगी और इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो श्रावकाचार में दोहों की संख्या है 250। कितनी है? 250 है, याद रखेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ किसने माना? मतलब ये है भरतेश्वर, भारतेश्वर नहीं, ये भरतेश्वर है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है टाइपिंग। भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ किसने माना है? ऑप्शन है राहुल शांकरत्यायन, गणपति चंद्र, मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल। 372 का आपका रहेगा मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा ग्रंथ का पहला क्या है? पहला ग्रंथ माना है। जैन साहित्य का पहला ग्रंथ माना है मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली को। ठीक है। अगर मैं स्पीड से चल रही हूँ तो आप धीरे भी कर सकते हो, एक फीचर होता है साइड में। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे चल रही हूँ तो आप उसे तेज भी कर सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। संध्या भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, जैन कवियों ने, अपभ्रंश के कवियों ने, संत कवियों ने। तो 373 का आपका रहेगा सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। तो से सिंधो, से सिद्धो और से संध्या। देखिए सारे आसान प्रश्न हैं, आपको आसान लगेंगे, लेकिन ये आसान ही हम गलत कर देते हैं। तो वो प्रश्न है जो आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किसका कथन है? आया हुआ प्रश्न है। रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 374 का रहेगा डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मानना है कि गोरखनाथ थे जो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, और ये कथन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमश मानी जाती है। तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए गए, सिद्धों की संख्या भी पूछ ली गई है, नाथों की भी पूछ ली गई है। ऐसे आसान है। 375 का आपका रहेगा बी, यानी इधर से ये करना है और इधर से ये करना है। तो सिद्धों की संख्या कितनी हो गई? 84 हो गई। और नाथों की कितनी हो गई? 9 हो गई। तो मैं बताऊंगी न से नाथों और न से नो, न से नाथों और न से नो। ऐसे भी आप लॉजिक लगाकर याद करोगे तो लंबे समय तक है, आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं होगी, लंबे समय तक याद रख पाओगे और आपको परीक्षा में काफ़ी फायदा मिलेगा। सिद्धों की संख्या कितनी होगी? 84 होगी। नाथों की कितनी होगी? 9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 376वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें।
ठीक है। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, कुकुरपिता। तो इसका रहेगा मच्छिंद्रनाथ क्या है, गोरखनाथ के गुरु थे। और एक बार एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ आपको। और ऐसा नहीं कि ये मैं आपका टाइम पास करने के लिए, ये कहानी आपके प्रश्न ठीक करने में आपको सुविधा होगी। एक जैसे मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हो गए। तो एक बार क्या होता है कि मच्छिंद्रनाथ अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो वो गुरु होकर भी क्या अपने रास्ते से भटक जाते हैं और एक विलासिता का जीवन जीने लगते हैं। तो गोरखनाथ अपने गुरु को, ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना गुरु गुड़ और चेला चीनी, तो अपने गुरु को समझाने के लिए इन्हें ढूंढते हुए फिर रही थी। तो ये क्या है, उन्हें क्या है हाथ नहीं आ रहे थे, मतलब कि ये कह रहे थे कि ये रास्ता जो आपने अपनाया ये बहुत ही एक अज्ञानता का रास्ता है और एक कुमार्ग पर जो जाने वाला रास्ता है। तो फिर गए भाग मच्छिंद्र गोरख आयो, भाग मच्छिंद्र गोरख आयो, मतलब मच्छिंद्र जितना भागना है भाग लो, गोरख आ रहा है। तो ये भी गोरखनाथ की जो पंक्तियां हैं बार बार पूछी जाती हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, किसकी पंक्ति? तो ये भी जानते हैं, पूछी गई हैं। ये है तुलसीदास की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप या तो ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन एक बार ऑप्शन में ये मेरे ही पेपर में आया था, तो इसमें गोरखनाथ भी दिया हुआ था, मच्छिंद्रनाथ भी दिया हुआ था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गोरख जगाए भक्ति भगाई, या तो मच्छिंद्र लगाया या गोरखनाथ लगाया, तुलसी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि आप सक्सेस इन हिंदी एकेडमी से जुड़े हो। मैं ऐसे प्रश्न करवाते विशेष आपको सचेत करती हुई चलती हूँ। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, किसकी है? तुलसीदास की रचना ने पंक्तियाँ हैं। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ याद रखेंगे। गोरख बानी नाम से सर्वप्रथम 1930 में किसने गोरखनाथ बानियों का संग्रह किया है? तो ये भी आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये सन बहुत कम दिया जाता है, लेकिन आज का जो प्रश्न है इसमें सन भी दे दिया गया है। गोरख बानी नाम से सर्वप्रथम सन 1930 में किसने गोरखनाथ की बानियों का संग्रह किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। नाथ पंथ की वह कौन सी विशेषता है जो सिद्धों के विरोध में रखती है? तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, सबसे पहले मैं आपको माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वो शैतान है, वो कभी कभी वो में जिद करने लगता है और नहीं बनाने देता है। नाथ शास्त्र ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते हैं। नाथ ब्रह्मचारी और योगाभ्यास पर बल देते हैं। नाथ वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। नाथ संध्या भाषा का प्रयोग न करके अपनी बात सरल ढंग से रखते थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, उत्तर पर निशान लगा लीजिए। नाथ पंथ की वह कौन सी रचना है जो सिद्धों के विरोध में रखती है? तो 379 का आपका रहेगा बी। नाथ ब्रह्मचार्य और योगाभ्यास पर बल देते हैं। ब्रह्मचार्य मतलब कि नारी से दूर रहना, और जो भी योगाभ्यास मतलब अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना। एक्टिव ये नहीं कि हमारा जो जिम जाना, ये योग नहीं, मतलब कि वो कि ध्यान लगाना, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना। ठीक है, ये सब मैं मजाक में बोल देती हूँ आपको, कहीं आप सोचो कि हमें क्या पता नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, किसकी पंक्ति है? जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसकी पंक्ति है? 380 सरायपाल, जलंधरनाथ, मच्छिंद्र, गोरखनाथ। 380 का प्रश्न रहेगा मच्छिंद्रनाथ। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये मच्छिंद्रनाथ की पंक्तियाँ हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और आसान भी है। एक मिनट भाई, मैंने गलत बता दी, ये गोरखनाथ की है। गोरखनाथ, माफ़ी चाहूँगी, गोरखनाथ की। जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसकी? गोरखनाथ। एक बार फिर से देख ली, क्योंकि मैंने इस पर गलत निशान लगा दिया। हो सकता है कि आपका पहले वाले पर, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने पहले आती है तो हमारी जो नज़रें हैं और जो नज़रें पकड़ती हुई हमारा दिमाग भी पकड़ता है। तो जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी। देखो ये प्रश्न मैंने, जिसने मेरी पीडीएफ ली है उसमें भी मैंने दिया है ये, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बनता ही है, चाहे वो टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा। इसके अलावा मैंने ये प्रश्न करवा भी रखा है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपसे और शेयर करूँगी, पहले मैं वीडियो को कंप्लीट कर देती हूँ।
रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है, तो ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना। किसी ने रसायन से, किसी से ये रसायन पकड़ना है, किसी ने रासो से, किसी ने रासक से। जैसे रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, तो ये वीडियो मैंने करवा रखी है। रासक से किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो यहाँ आपका रहेगा 381 का सी। रसायन से किसने मानी? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। रासो शब्द को नाट्य रूप में रासक शब्द से उत्पन्न वाले, तो 382 का आपका रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ आ ही गया है। रासो शब्द के नाट्य उपरुष रासक से किसने मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है। रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। थोड़ी सी मैं लॉजिक बता देती हूँ। देखो, रसायन, रे से रसायन, रे से रामचंद्र, आपको मैम रासो में भी तो आया है ना। तो देखो, इसमें भी ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 4, और इसमें भी 1 2 3 4, ऐसे 4 वर्ड इसमें दिए हैं, 4 शब्द इसमें हैं, वर्ण, मतलब माफ कीजिए वर्ण। और ये देखो, इसमें रासक, इसमें क्या है? ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा लोग, कोई मान लीजिए किसी पर विवाद हो जाए, मान लीजिए कोई मीटिंग है, कोई भी समर्थन है, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई के, तो ऐसे क्या है, हम बोलते हैं झगड़ा बढ़ा दिया। तो हरियाणा में हमारे बोलते हैं कि रासक कर दिया, आपने रासा कर दिया। तो हजारों लोग किसी बात पर लगते हैं तो वो रासा कर देते हैं, रासक है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं ज़रूरी ये नहीं समझूंगी कि आप जो मैं बताऊँ वही उस तरीके से याद करो। आप अपना अपना दिमाग, अपना अपना लॉजिक अलग अलग होता है, लेकिन जिसको अच्छा लगे वो मान लेना, जिसको नहीं अच्छा लगे मत मानना, लेकिन प्रश्न जरूर याद कर लेना। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं सरेपा, हरिओदय क्या है, जयशंकर प्रसाद, चंद। तो 383 का प्रश्न आपका रहेगा ए, सरेपा। और हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सबसे पहले से किसे माना था? तो राहुल शांकरत्यान ने माना था। राहुल शांकरत्यान ने माना था। शांकरत्यान, ये शांकरत्यान ठीक लिख लेना, क्योंकि काफ़ी बार ये शुद्ध में आया हुआ है। ऐसे आएगा शांकरत्यायन, ये आएगा ऐसे, क्योंकि कई इसमें आधा से बीच में लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है, शांकरत्यान है, ठीक है। और ये किसके? सरेपा को माना है हिंदी का प्रथम कवि। पृथ्वीराज रासो के वृहत्तम संस्करण कितने खंड हैं? तो इसमें आपका 384 का रहेगा, आपका बी 69 सर्ग है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसे, तो आपसे छंद पूछ लिया, नहीं खंड पूछ लिया गया, खंड, भाग, सर्ग, सर्ग भी आ सकता है। और अगर देखा जाए तो ऐसे इसमें लिख दिया खंड, लेकिन इसका जैसे किसी में खंड माना है, किसी में सर्ग माना है, किसी में भाग माना है। तो इसमें जैसे पद्मावत में खंड माने हैं, पद्मावत में 57 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है? 57 खंड है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में सर्ग है, यहाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो टिक लगाना है, लेकिन वैसे आ जाए तो सर्ग आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें छंद कितने हैं, तो 108, माफ़ कीजिए 68, कुल 68, 68। अगर आपसे छंद पूछा जाए तो 68 है, 68 68 रहेंगे छंद। अगर आपसे सर्ग या खंड पूछे जाए तो 69 रहेंगे। एक ज़्यादा आएगा तो खंड या सर्ग, और एक कम आएगा तो छंद, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और वैसे आपको ये याद भी होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे प्रश्न एक करवाने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना है। और ये कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आपको आसान लग रहे होंगे, और लेकिन आसानी प्रश्न हम गलत करते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने रचा है? जगनिक, बृदनिया, जयानक, जगन। तो आसान है, जयानक ने। पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? जयानक का। और इसी आधार पर ये रामचंद्र शुक्ल में एक छोटी सी कहानी के तौर पर मैं बताती हूँ आपको, लेकिन ये हर कहानी में एक प्रश्न छुपा होता है। जब रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना, तो इन्होंने इस पर इतना, मतलब ये मतलब इतने प्रश्न थे, इन्होंने बहुत सी चीज़ें खोज कर ला रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये अपनी आलोचना, अपनी जो समालोचना कहिए, वो ख़त्म करने जा रहे थे पृथ्वीराज रासो पर, तो इन्होंने एक जयानक, जो पृथ्वीराज विजय नाम का जो ग्रंथ मिला, जो जयानक ने लिखा, तो उसके आधार पर उनको ये पता चला कि ये तो जाली ग्रंथ है, इस पर मैंने इतना समय खराब किया। बाद में इन्होंने इनको जाली ग्रंथ तक कह दिया था, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रश्न यही आता है कि पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, क्योंकि वो मान चुके थे। बाद में भाई जब वो रिसर्च कर चुके थे, या शोध कार्य उनका जो हो गया था, समालोचना, बाद में उनको ये हुआ कि ये तो जाली ग्रंथ है। बाद में इन्होंने इनको मतलब उठा के पटक दिया था, फिर इन्होंने काम नहीं किया इस पर। तो पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सन 1857 में जिसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज विषय को अप्रमाणिक माना। देखो ये भी मैंने ये प्रश्न भी करवा रखा है कि पृथ्वीराज रास को किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। लेकिन आप वो वीडियो देखते नहीं हो, मैं आपको सचेत करती रही हूँ। और जब मैं टीजीटी पीजीटी वाले एक वीडियो अवश्य देखें जिसमें मैंने बता रखी कौन से टॉपिक आपको लास्ट में पढ़ने हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और ये 1000 प्रश्नों की सीरीज खत्म होगी तब मैं आपको वो विषय जरूर करवाऊंगी जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, तो वो भी आप जरूर देखेंगे। तो 386 का आपका रहेगा, 386 का आपने उत्तर लगा दिया होगा बातों बातों में। ये डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक माना था, डॉक्टर वूलर ने। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ। देखो जो अप्रमाणिक मानेगा मतलब वो भूल गया। जैसे आप किसी चीज़ को बोलते हो कि आपको पता है कि कोई चीज़ घर में कोई चीज़ रखी होती है, तो कोई हमारी मम्मी या कोई भी पूछ ले हमारे साथ वो कहाँ रखी, तो हम कहते हैं कि भूल गया मैं तो, भूल गई मैं तो ऐसे ही अप्रमाणिक डॉक्टर वूलर भूल गया भाई। रासो को मूलतः मुक्त काव्य मानने वाले अकेले व्यक्ति है कर्नल टोडर, नरोत्तम दास स्वामी, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या। तो 387 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेंगे नरोत्तम दास स्वामी। कौन है नरोत्तम दास स्वामी? आगे बढ़ते हैं, और एक बार तो नहीं 2-3 बार इन प्रश्नों को सुन लेंगे तो अच्छी प्रकार याद हो जाएगा। और आसान भले ही हो, लेकिन हमें आसान मुश्किल से क्या, हमें तो नंबर आने चाहिए। और जब बड़ा दुख होता है जब आसानी प्रश्न हम गलत कर देते हैं, तो आपको तो नंबर लेने हैं। ठीक है, तो इनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वूलर, मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या, रामचंद्र शुक्ल। 388 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रहेगा भाई सी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। पृथ्वीराज रासो में आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने की थी। रासो मूलतः सुखी संवाद के रूप में लिखा गया, ये मान्यता किसकी है? ऑप्शन देखेंगे, मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी देवीलाल। 389 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद ने सुखी संवाद में लिखा है या माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो ये आप उत्तर लगा लें, पृथ्वीराज रासो, नेमिनाथ चौपवी, पद्मावत राउत के। देखो इसमें जो ऑप्शन होना जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है ही नहीं, लेकिन मेरा मतलब है आपको सचेत करना। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं आपको इसलिए सचेत करती हूँ, ये प्रश्न आपके पास होंगे लेकिन वहाँ आपको कोई सचेत करने वाला नहीं है जितना मैं करती हूँ। तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा नेमिनाथ चौपई, लेकिन अगर यहाँ 12 यहाँ होता बिसल देव रासो, तो ये प्रश्न बहुत आता कि पहले 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है, तो बिसल देव रासो में मिलता है। लेकिन हमें क्या है, ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर ये होगा। अगर बिसल देव रासो आता है तो बिसल देव रासो करोगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही उत्तर होगा। मुनिजन विजय ने किस संकलन में 4 छप्पे उद्धृत करके पृथ्वीराज उसकी मूल भाषा अपभ्रंश ठहराई है? पृथ्वीराज राठौड़ी ख्यात पुरातन संबंधी संग्रह प्राकृत पेंगलम। 391 का रहेगा पुरातन संबंधी संग्रह। मुनिजन विजय ने किस संकलन में 4 छप्पे उद्धृत करके पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा अपभ्रंश ठहराई है? तो पुरातन प्रबंध संग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुमान रासो के रचयिता कौन है? नरपतिनालय, दलपति, जज्वल, नल्ले सिंह। तो 392 का आपका रहेगा बी, दलपति। खुमान रासो की जो लेखक है, जो रचनाकार है, दलपति विजय है। बिशलदेव रासो में बिशलदेव के साथ वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो 393 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। देखो राजमती और क्या है, बिशलदेव की शादी होती है। अब क्या है, जब दोनों में जैसे प्रेम मिलन होता है, फिर क्या होता है, दोनों में किसी बात से लेकर अनबन हो जाती है, तो बिशलदेव उससे नाराज होकर चला जाता है, उसमें उनका वियोग होता है और वियोग के बाद फिर पुनर्मिलन होता है। तो कई बार ऐसी रचना पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें क्या है, विवाह है, फिर वियोग है, फिर पुनर्मिलन है, तो उसका उत्तर आप लगाओगे बिशलदेव रासो में है। और कई बार पूछा जाता है कि इसकी नायिका का क्या नाम है,
तो इसकी नायिका का नाम क्या है, राजमती है। तो प्रश्न हर तरफ से आपको तैयार रखना है। अब संयोगिता किसकी नायिका है, तो संयोगिता है रामचंद्र ये पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की नायिका है संयोगिता और विशलदेव रासो की नायिका कौन है, राजमती है। तो दोनों ही नायिकाएं पूछी जाती, याद रखेंगे। आलाखंड किसका अंश है, पृथ्वीराज रासो, राणा, खुमान, परमाल। तो 394 का रहेगा परमाल रासो क्या, आला। परमाल रासो को ही आलाखंड कहा जाता है। अब आलाखंड का क्या अर्थ है भाई, राजस्थान जो एरिया है उसमें आला एक प्रकार का लोक गान है। लोक गान का मतलब होता है लोक संगीत, यानी लोग जैसे कि हम गांव देहात में जैसे शादियां होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें महिलाएं जो गाना गाती हैं उसे लोक गान कहा जाता है। तो इस प्रकार का लोक गान जिसका नाम है आला, और ये आला किस में गाया जाता है, जो राजस्थान क्षेत्र में महिलाएं गाती हैं, और ये रात के समय में गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है, ये आला मतलब बरसात के मौसम में गाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं, तो हमीर रास विद्याधर, जज्वल, रूपचंद्र, श्रांगधर। तो 395 का आपका रहेगा सी, श्रांगधर। हमीर रासों के रचना कौन है, रचनाकार कौन है, श्रांगधर है। विजयपाल रासो किसकी रचना है, 396 नरपति नालय, दयाराम, लल्लू, नलय सिंह। 396 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नलय सिंह। विजयपाल रासो, नलय सिंह। रणमल छंद किसकी रचना है, दूसरा जी आडा, कुंभकर्ण, श्रीधर, न्यायमत खा, जान। 397 का आपका रहेगा श्रीधर। रणमल छंद किसकी रचना है, श्रीधर की। सुदर्शनचर्यु किसकी रचना है, नैन निधि, मुनि, कनकाम, हरिभद्र, सूर्यदेव सेन। तो 398 का आपका रहेगा ये नैन नदी मुनि, ठीक है। अपभ्रंश नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो 399 का आपका अपभ्रंश का नाम का, तो यहाँ और देखेंगे वे ऑप्शन हो सकता है हरिश्चंद्र वल्लभी दारदार्शन द्वितीय की शिलालेख। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा भाई, वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। तो एक दो बार इसे आप सुन लेना। मैं कभी नहीं कहती कि वीडियो मेरी बैठकर आप स्पेशल एक बार देख लिया करो, खाना बनाते, बर्तन धोते, कपड़े धोते सुन लिया करो, तो सुनोगे तो ही आप तैयार हो जाओगे बिल्कुल अच्छी प्रकार से। सीधों की भाषा के लिए संध्या भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, आपका में बोधगान और दोहा कोश की अद्वैतकृत टीका। तो इसका रहेगा यही, इसका उत्तर रहेगा दोहा कोश की अद्वैतकृत टीका में, ठीक है। सीधों की भाषा के लिए संध्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है दोहा कोश की अद्वैतकृत टीका में। ढोला मारूरा दोहा की रचयिता कौन है, ढोला मारूरा दोहा की रचयिता आप करेगा कलोल कवि। और देखो एक कुशल लाभ भी है, कुशल लाभ भी। अब आपके मन में ये सवाल होगा मैम आपने तो दो पर बता दिए, अब हम निशान कौन सा लगाए। पहली बात तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे नहीं, अगर आ गए तो उपयुक्त में से दोनों आएगा, ठीक है। ऐसे वैसे तो दोनों इकट्ठे आएंगे नहीं, या तो कुशल लाभ आएगा या कल्लोल कवि, दोनों में से एक आएगा। लेकिन दोनों में से अलग अलग याद, अगर कुशल लाभ आएगा तो आप कुशल लाभ लगा लेना, कलोल आए तो कलोल लगा देना। अगर दोनों आए तो ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। और अब आप कहोगे मैम वैसे पहले दूसरी कुछ तो ये तो बताओ, तो देखो कलोल कवि को सबसे पहले ढोला मारवाड़ा दोकल कलोल कवि ने पहले लिखा था, लेकिन क्या हुआ फिर इसमें कुछ दोहे और ऐड कर दिए गए बाद में, ठीक है। लेकिन दोनों आप निश्चित रहे, दोनों कभी भी अब तक मैंने पेपर दे कभी दोनों साथ नहीं आए हैं, और बाई चांस आ भी जाएंगे तो उपयुक्त दोनों आपको जरूर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप दोनों याद रखेंगे। नीचे तीन रचनाओं के नाम दिए गए हैं, तो देखना है हमें क्या करना है इनका। जयचंद प्रकाश, जयमेघ जस्तरिका, ढोला मारूरा दोहा, ये वह विकल्प चुनिए जिसमें सांकेतिक सभी रचनाएं राठौड़ा ख्यात में उल्लिखित हैं। तो सांकेतिक सभी रचनाएं किसमें राठौड़ा ख्यात का उल्लेख है या वर्णन है, ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी में। कैसे होगा देखो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें रहेगा जयचंद प्रकाश में भी क्या है राठौड़ा ख्यात का वर्णन है, जयमेघ जस्तरिका
दोनों में ही राठौड़ा री ख्यात का वर्णन है, जय चंद प्रकाश में और जय मंग जस्तनिका में। ठीक है, दोनों याद रखें। किस रचना के रचयिता का नाम का पता नहीं चल सका, मतलब चारों में से ऐसी कौन सी रचना है जब तक आज तक उसका ये लेखक का नहीं पता चला भाई ये किसने लिखी है। जयचंद प्रकाश, वसंत विलास, जयपाल रासो, जय मंगजस्तनिका। तो ये आपका रहेगा बसंत विलास ऐसी रचना है जो आज तक इसके लेखक का पता नहीं चला था ये किसने लिखी है। ठीक है, और जय मंगजस्तनिका किसकी है? मधुकर की है, मधुकर कवि की है। विजयपाल किसकी है? नल्ले सिंह की है। बसंत विलास रचना में दोहों की संख्या कितनी है? बसंत विलास रचना में दोहों की संख्या कितनी है? तो 404 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 84 है भाई। बसंत विलास रचना में दोहों की संख्या कितनी है? 84 है। खड़ी बोली के सबसे पहले कवि कौन है? सर पहाड़ी और अमीर खुसरो चंद। तो 405 का आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सबसे पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो है। दो सुखने की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मधुकर, भट्ट, केदार, राजेश शेखर। तो 406 का आपका रहेगा ये अमीर खुसरो, दो सुखने अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की रचना नहीं है। खालिक बारी, पहले मुकरे, दो सुखने, पुरुष परीक्षा। 407 का आसान प्रश्न लगा दोगे। दो पुरुष परीक्षा, तो पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की। और बाकी सारी किसकी? अमीर खुसरो की है। हिंदी का सबसे पहला चंपू काव्य संदेश राशक वर्णनात्मक राहुल वेल लिखनावली। तो 408 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल वेल क्या है? चंपू काव्य। अब जो पहली बार तैयारी करता है उसको तो ये नहीं और ये क्या बता दिया चंपू काव्य होती क्या चीज़ है। तो देखो ध्यान दीजिए, वैसे सबको पता होगा लेकिन एक आध हमें तो सबको साथ लेकर चलना है। तो देखो गद्य और पद्य, गद्य और पद्य को दोनों को मिश्रित करके जो रचना लिखी जाती है उसे चंपू काव्य कहता है। यानी गद्य में भी होगी पद्य में। अब एक गद्य पद्य क्या चीज़ है? गजल और कविताओं को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें गद्य में आती है। गजल और कविता पद्य में आएंगी, जो लय के द्वारा गाई जाएंगी वो सारी पद्य में। गद्य में आएंगे आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, ये सब कुछ आपका गद्य में आएगा। ठीक है, और पद्य में आपकी कविताएं, गजल और ये पद्य में आएंगी। तो ये राहुल वेल है, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, और गद्य पद्य को मिलाकर क्या बनता है? चंपू काव्य बनता है। ठीक है, और ये रोड़ा कवि की रचना है। हिंदी का पहला नक्सिक वर्णन कहाँ मिलता है? तो 409 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल वेल में। राहुल वेल जो कि गद्य और पद्य में है, चंपू काव्य है, सबसे पहले नक्सिक वर्णन इसी में मिलता है, और ये रोड़ा कवि की रचना है। राहुल वेल के रचयिता कौन है? मोहम्मद हाजी मधुकर, रोड़ा कवि। तो 410 का आपका ऑप्शन नंबर रहेगा डी, रोड़ा कवि। राहुल वेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना है। 411 का आपका रहेगा सी, दामोदर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर की है। वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? संस्कृत, मैथिली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो 412 का आपका रहे सी, मैथिली। वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? मैथिली है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज, मैथिली। तो 413 का आपका रहेगा मैथिली। विद्यापति क्या? मैथिली। पदावली पर किसका प्रभाव नहीं है? गाहा सतसती गीत, गोविंद, दुर्गा स्तुति, कोई नहीं। तो पदावली पर किसका प्रभाव नहीं है पूछा गया है। तो ये क्या है? दुर्गा सप्तशती का नहीं है, और गाहा सप्तशती का भी है, गीत गोविंद का भी है, दोनों का प्रभाव है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का नहीं है। ठीक है, कीर्तिलता की भाषा है कि पहले कीर्तिलता किसकी रचना है? ये आप ऑप्शन में बताओगे। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, और ऐसे आपको पता है आप लिख दोगे। कमेंट में जरूर रखना कीर्तिलता किसकी भाषा है, किसकी रचना है। तो ये ब्रज है, ब्रजबुली है, मिश्रित अपभ्रंश है, प्राकृत है। तो 415 का आपका रहेगा सी, मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये बात किसने कही?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र दुलारी वाजपेयी। 416 का आप करेगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। रामानुज के गुरु कांचीपुरण किस वर्ण के थे? सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है, शूद्र। तो देखो, एक गुरु शिष्य में से एक प्रश्न जरूर आता है, गुरु पूछ लिया जाता है, इसके गुरु कौन है, इसके शिष्य कौन है। ये वीडियो भी मैंने करवा रखी है, आप देख लेना। तो रामानुज मैं फिर से करवा दूंगी। वैसे रामानुज के गुरु का नाम क्या है? कांचीपुरण है। और यहाँ से 2 प्रश्न बने, गुरु का क्या नाम क्या है? कांचीपुरण, ये भी याद रखेंगे। देह जैसा तीर्थ ने मैंने सुना ने देखा, किसका कथन है? कबीर, सरेपा, गोरखनाथ जैसी। देह जैसा तीर्थ ने मैंने सुना ने देखा, तो 418 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देह जैसा तीर्थ ने मैंने सुना था ने देखा, सरेपा। क्या है? सरेपा। सूफी संतों को अनलग की घोषणा किससे मिलती जुलती है? तो एकेश्वरवाद, विशिष्टवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। 419 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सूफी संतों के अनलग की घोषणा किससे मिलती जुलती है? तो ये डी है, अद्वैतवाद से। राबिया कौन थी? आलवार संत, सूफी संत, मराठी संत, योगिनी। 420 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी संत। राबिया कौन थी? सूफी संत थी। आगे बढ़ते, भक्तिकालीन हिंदी काव्य के सर्वप्रथम प्रमुख भाषा। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वप्रथम प्रमुख भाषा पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। तो 421 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर, वो सोचे भी 421 का कौन सा आएगा? सी आएगा इसका, ब्रज। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वप्रथम प्रमुख भाषा क्या है? भक्ति की ब्रज भाषा। भक्ति की क्या है? ब्रज भाषा है। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को क्या कहा जाता है? 422 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज बोली कहा जाता है। ये पदों की परंपरा किससे शुरू हुई थी? हिंदी के जैन कवियों से, अपभ्रंश कवियों से, सिद्धों से, नाथों से। तो 423 का रहेगा डी। गै पदों की परंपरा हिंदी में किससे शुरू हुई है? सिद्धों से शुरू हुई है। कबीर की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1518। 1398 में तो जन्म हुआ था और 1518 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 325वां प्रश्न। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? बिल्कुल आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की उक्ति नहीं है? हरी जन्नी में बालक तोरा कहो, वो अंबर का सो, न जाने तिरशाब कैसा है, अब जो जपो जपू मन मेरे। 426 का प्रश्न आपके संग, अब तो जपो जपू मन मेरे। ये कबीर की उक्ति नहीं है, बाकी सारी कबीर की पंक्तियां हैं। वीडियो को रोककर अच्छी प्रकार से याद कर लेना। निम्नलिखित में कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है? पांडे कुमति तोही, जली मेरे मगभराए, जा मुई ने कुशल कहाँ ते होई, चलन चलन सब लोग कहते न बैकुंठी, न जाने बैकुंठ कहा। 427 का आपका रहेगा बी, जरी लागे महलिया गगन फहराए। मीराबाई किसकी शिष्या थी? आसान प्रश्न, सभी जानते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? रैदास या सूरदास, ये दोनों मिल सकते हैं। रैदास सूरदास एक ही बात है, अगर रैदास नहीं तो सूरदास को निशान लगा सकते हैं। कबीर कहाँ मनमयी नहीं, रैदास नहीं, रविदास, माफ कीजिए। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। रैदास को ही रैदास कहा जाता है।
कभी वीर कहामई खंड गया खंड गाऊं, कथा काल कई लोग सुनाऊं, किस पे रचना की पंक्ति है? तो 429 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंदायन की ये पंक्तियां हैं, चंदायन आएगा। और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। मानुष प्रेम भय वैकुंठी किसकी पंक्ति है? 430 का आपका रहेगा सी, पद्मावत की। लेकिन से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? आप बिन मंदिर छावा, ओनी घटे परिछाया, प्रीत प्रदरन संसारा, उन बारन उसके जान ने मारा। 431 की आप करेगी सी। तो वही यहाँ चलो यहाँ 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्मावत की नहीं है? तो 432 का आप करेगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या पद्मावत की नहीं है? बाकी सारी पद्मावत की याद कर लेना, ये पूछी जाती हैं। निम्न में से कौन सी सूफी रचना और दो एक की जगह भैरव छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अनुराग बांसुरी में दोहा की छंद, अनुराग बांसुरी किसकी? नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सम्मत 1631 आरू हरिपद दिशा, ये पंक्ति किसकी है? 434 की आप करेगा ए, रामचरितमानस। रामचरितमानस 1574 में लिखी गई थी। रामचरितमानस तो ठीक है, ये आपका रामचरितमानस तुलसी द्वारा करुणा सजोन्मुखी विनय पत्रिका आत्मन, ये कथन किसका है? 435 का आप करेगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। तो अगर आपको ये वीडियो ये चाहिए पीडीएफ तो व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। पीडीएफ कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और ये प्रश्न आने वाले प्रश्न है, बार बार एस्टेट आरटीजीटी पीजी में पूछे हुए प्रश्न है। और ये सिर्फ आपके एस्टेट में ही काम नहीं आएंगे, संपूर्ण परीक्षाओं में काम आएंगे, टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक। तो ये 1000 प्रश्न जरूर करें। और मैं सिर्फ 1000 ही नहीं करवाऊंगी, 1000 गुणा 4, 4000 प्लस आपके प्रश्न हो जाएंगे। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ये आप कर लोगे तो ये इतनी मेरी गारंटी है। और ये मैं बिल्कुल निःशुल्क दूंगी, व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप पर भी लिंक भेज दूंगी। लेकिन अभी 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई प्रश्न गलत पढ़ें, क्योंकि कुछ आंसर की मैं गलत दिए तो पहले मैं करती हूँ, फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए तो मैंने बहुत सस्ते कर दिए हैं। कई कह रहे थे मैम आपकी पीडीएफ महंगी है, तो मैंने यूजीसी नेट के सिर्फ क्या है 750 के कर दिए हैं और एस्टेट के 700 के कर दिए हैं, ठीक है। और देखो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा की भी आपकी, अगर आप सारे इकट्ठे लेना चाहते हो तो यूजीसी नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तमाम तैयारी आपकी 999 में हो जाएगी। भाई सब्जेक्टिव के नोट्स को इतना बड़ा 10 यूनिट लिखना कोई आसान बात नहीं है, एक बार आप लिख के देखोगे तब पता चलेगा। और वह भी बिल्कुल 999 रुपये में मिल रहे हैं आप यूजीसी नेट के नोट्स, जिसमें आपका सेकंड पेपर भी शामिल है, नेट भी शामिल है, ऑब्जेक्टिव भी है, इंटरव्यू भी, चारों ही प्रोसेस मात्र इससे सस्ते नहीं मिलेंगे। और 1000-1500 रुपये वैसे मैं ले रही थी, वो बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप क्या अगर एस्टेट टीजीटी भी लग जाओगे तो भी आपकी 70,000 की नौकरी होगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होगी 90,000 प्लस, यानी अब तो लाख हो जाएगी। तो ये अब तो मैंने इतने सस्ते आए तो 1000 भी नहीं लग रहे आपकी, अब तो 500-700 रुपये में कोई महंगी बात नहीं होती है। फिर हमारी एज निकल जाती है, बार बार वैकेंसी नहीं आती है, तो मर्जी आपकी ले लेना तो ले सकते हैं। और वैसे कोई मैंने बहुत मेहनत की, कोई घाटे वाली बात इसमें आपकी है नहीं कि मैम ने हमें लूट लिया। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी मैं आपकी एक दिन आपकी नेट की क्लास हो रही है, एक दिन एस्टेट टीजीटी पीजीटी आरटीजीटी पीजीटी की हो रही है, तो ये क्लास अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं अगर आपको निःशुल्क मेरे साथ तैयारी करनी है तो, ठीक है। और मैंने नेट के भी जो आपकी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की 21 कहानियाँ पढ़ा दी है यूनिट नंबर 7 में, और यूनिट नंबर 6 की हमने शुरुआत कर रखी है। 13 उपन्यास है, 13 के 13 पढ़ाऊँगी, और वो सीरीज भी चली हुई है, और शाम को आपको उसकी वीडियो भी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।